जी जो जो आ गए वो अटेंडेंस लगा लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सब लोग अटेंडेंस जो जो आ गए वो लगा लें। फिर हम अभी तो 11:40 भी नहीं हुआ है। बाकायदा आगाज़ करेंगे सेशन का क्वेश्चन आंसर्स के साथ, अगर किसी के हैं प्रीवियस। ये काइंडली जो अटेंडेंस मार्किंग का है, ये मुझे रोज़ रिमाइंड ना कराना पड़ा करे। आप लोग खुद ही, अब आपको पता चल जाना चाहिए। एक मेरे दूसरे सेक्शन से थोड़ी-सी शिकायत आई है, आप लोगों से तो नहीं आई है अभी तक। दूसरे सेक्शन से ये शिकायत आई है कि जब मैंने उनके सीआर को एब्सेंटीज़ भेजी हैं, तो वो कहते हैं जी हम पार्टिसिपेशन में थे और हमने चैट नहीं की। हालाँकि मैं जब भी सेशन लिए मैंने हर दफ़ा रिमाइंड कराया है। अब अगर वो लेट जॉइन कर रहे हैं, मैं एंड पे बताता हूँ और बीच में निकल जाते हैं, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। दूसरी चीज़ ये ज़हन में रखें, ये पार्टिसिपेशन जो है आपकी, ये मुझे नहीं पता, ये सेव नहीं होती, रिकॉर्ड होती है। रिकॉर्डिंग में सिर्फ़ स्क्रीन रिकॉर्ड होती है, आपने भी देखा होगा। और चैट मेरे पास अलहदा से इसकी फ़ाइल, टेक्स्ट फ़ाइल सेव हो जाती है, तो मुझे पता चल जाता है कि ये बंदों ने प्रेज़ेंट मार्क की है अपनी, ठीक है ना? इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पर अपनी प्रेज़ेंट लगाएँ। जब आप प्रेज़ेंट लगाते हैं, तो आपके नाम के सामने, आईडी के सामने आपका प्रेज़ेंट या नेम या आईडी आ चुका होता है। ठीक है, तो फिर वो मुझे पता चल जाता है कि ये बंदा आया था, इसने प्रेज़ेंट लगाई है अपनी। आप कुछ नहीं टाइप करते, तो वो पता ही नहीं चलता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप अपने आईडी नंबर से लॉगिन हैं, तो प्रेज़ेंट लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाता है, अच्छा इस बंदे के आईडी नंबर से ये प्रेज़ेंट आ गया, ठीक है? अगर आप वैसे लॉगिन हुए हैं, तो अपना आईडी लिखें, पता चल जाएगा, अच्छा इस बंदे ने अपना आईडी लिखा है, तो ये प्रेज़ेंट था। सो क्लास का टाइम ऑफ़िशियली स्टार्ट हो गया, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए ओपन करते हैं इसको। ठीक है, सो एनीबॉडी जिनके पिछले कोई लेक्चर से क्वेश्चन आंसर्स हों, या जिस तरह के क्विज का है, तो 5 टॉपिक्स, और वो भी बहुत छोटे, हाफ एडर फुल एडर आप एक टॉपिक ही समझ लें है। फिर डिकोडर इनकोडर मल्टीप्लेक्सर, बेशक वो एमसीक्यूज टाइप होंगे, लेकिन आप पूरी तैयारी करें, ठीक है ना? आप यूं ही समझें कि एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है? मेरी कोशिश होगी कि एमसीक्यूज को जितना मैं सब्जेक्टिव टाइप बना सकता हूँ बनाऊं। आपको ऑप्शन ही चूज करने पड़े शायद, लेकिन आपको वर्किंग जो है वो सारी करनी पड़े। एमसीक्यूज आप एंड पर ही चुन पाएँ, ठीक है? उनके ऑप्शंस। और हो सकता है कि इतना टाइम ना हो कि जो है ना आप किसी और की वर्किंग पे रिलाई कर सकें प्रॉपर्ली। तो जो है, इसलिए आपको सारा काम खुद आना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए टॉपिक बहुत कम रखे हैं मैंने, और क्विज़ मंडे को रखा हुआ है। मंडे को मुझे टाइम सीआर एक दफ़ा कंसल्ट करके बता दें क्लास से, जिसमें सारे फ्री हैं, ठीक है? बेशक इवनिंग का आप बता दें, मुझे कोई मसला नहीं है। संडे को अगर आप करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ मंडे, तो वो भी मुझे कोई इश्यू नहीं है। जी ज़ैर। सर क्लास के टाइम में क्विज ले लें आप। क्लास के टाइम में क्विज़ मैं ले लेता हूँ, लेकिन असल में फिर आप लोगों के लिए डिसएडवांटेज ये होगा, क्लास के टाइम में फिर मैं उस क्विज़ का टाइम कम रखूँगा। क्योंकि ऑनलाइन क्विज़ है ना, तो अगर जो एडवांटेज आपको उसमें मिल रहा है ना विदाउट क्लास टाइम में, फिर वो आपको फिर नहीं मिलना चाहिए ना, ठीक है? तो ये बात है। टाइम कितना टाइम देंगे आप क्विज के लिए? अब मैं सोच रहा था कि 25 मिनट्स फॉर क्विज़ एंड 5 मिनट्स जो अपलोडिंग का लैग वगैरह को, उसको सारे को कवर करके, तो ये चीज़ हो जाती। ठीक है? हालाँकि वैसे अगर मैं वही क्विज़ आपको इन क्लास दूँ, तो 10 मिनट्स में वो मैंने दे उसी के अंदर दौरान आपकी सेटलमेंट करके, तो 10 प्लस 2 मिनट्स के अंदर वापस भी लिया जाना चाहिए ऐसा क्विज़ मुझे। ठीक है? तो अब डबल क्विज़ का टाइम भी तो डबल दिया जा रहा है ना।
तो इसलिए अब ये सेशन तो मुझे एग्जाम नहीं करना चाहिए सिर्फ क्विज की वजह से। क्या ठीक है ख्याल है? सर। ठीक है। ठीक है। तो अगर एक टाइम मुझे पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा हो। मेरे बाकी सेक्शन भी वो इस क्विज के मामले में कर जाते हैं इस चीज़ को, तो ज़रा देख लें तो अच्छा है, नहीं होता तो फिर हम कर लेंगे, देख लेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है। ठीक है सर। ओके। कोई और क्वेश्चंस हैं किसी चीज़ से रिलेटेड? अगर क्वेश्चन नहीं है तो पार्टिसिपेंट्स 27 अभी हुए हैं, काइंडली आ जाया करें ताकि हम टाइम सेशन स्टार्ट कर लिए करें अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो। वरीशा, जी वरीशा, कोई क्वेश्चंस हैं? वरीशा, मैं कोई आपको अनम्यूट किया। सर डायरेक्ट इनपुट्स दोबारा समझाते हैं। डायरेक्ट इनपुट्स में दोबारा समझा देता हूँ। डायरेक्ट इनपुट्स का इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं है, मैं स्लाइड पर ही चला जाता हूँ। डायरेक्ट इनपुट्स, बल्कि स्लाइड से पहले मैं बोर्ड पर एक चीज़ आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट इनपुट्स का ये है कि आपके पास ये जो डी है ना, एक फ्लिप फ्लॉप की, और ये क्लॉक है, ठीक है। तो क्लॉक बेसिकली जब तक आप आपके पास जो इस सर्किट पे आउटपुट पे चेंज ऑब्जर्व होता है वो किन दो कंट्रोल पिंस का है? एक उस पे डी का कंट्रोल है, यानी कि क्यू कब चेंज होगा, जब डी पर कोई चेंज आएगा। लेकिन मेन कंट्रोल किससे? क्लॉक का है। जब तक क्लॉक की एज नहीं आती है तब तक डी पे आप डाटा इनपुट चेंज करते भी रहें, आउटपुट पर डाटा ऑब्जर्व चेंज डाटा का चेंज नहीं ऑब्जर्व होता। ऐसा ही है ना? ठीक है। यस। आप जब जब तक आप डी 01 करते रहें, 01 या जो मर्जी करते रहें, लेकिन जब तक क्लॉक लो है या हाई है तब तक चेंज नहीं होता। जब वो लो से हाई अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, जब तक वो ये ट्रांजिशन नहीं देती तब तक उस टाइम पर जो डी की वैल्यू होती है वो आगे ट्रांसफर होती है। ठीक है ना? तो एक सबक इससे ये भी हासिल होता है कि डी को आपने जो वैल्यू आगे ट्रांसफर करनी है वो इस पॉजिटिव एज के दौरान इनपुट पर रखी होनी चाहिए आपने। ठीक है ना? ताकि आपकी स्टेबल वर्किंग हो। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये जो इनपुट्स हैं ये सिंक्रोनस, ये डी जो है वो सिंक्रोनस इनपुट है और क्लॉक वो सिंक्रोनस ट्रिगर है या वो सिग्नल है जो इस सारे चीज को हम आहंग करता है। सिंक्रोनस का उर्दू में जो मतलब होता है वो उसका डेफिनेशन होती है हम आहंगी। ठीक है। ये सारे को एक हम आहंगी के तौर पर चलाता है, एक सिंक्रोनस एक निजाम को चलाते हैं। ठीक है ना? अब ये जो रीसेट इनपुट है ना, ये जो रीसेट इनपुट है ये डायरेक्ट इनपुट इसलिए इसको कहा गया है कि ये इसका ताल्लुक, मतलब ये बिल्कुल एक ऐसी इनपुट है कि जो इन इन सब इनपुट से ला ताल्लुक है। ये जब मर्जी, अब इसकी मर्जी होती है तो ये इसको आउटपुट को जीरो कर सकता है। ठीक है ना? बगैर देखे कि क्लॉक क्या डी क्या, ये किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। ठीक है ना? अगर आपने इसको इससे इसका नाता तोड़ना है तो आप इसको 1 रखेंगे ताकि बाकी काम नॉर्मल हो। जिस तरह वो पिछले में एनेबल थी ना उसकी चैप्टर 4 में एनेबल थी डिकोडर की, कि जब आप एनेबल को एक दफा 0 कर देते थे तो आउटपुट सारी 0 हो जाती थी। फिर आप इनपुट पर जो मर्जी कम्बिनेशन चेंज करते ना, आउटपुट नहीं हिलती थी अपनी जगह से। इसी तरह मल्टीप्लेक्सर की इनेबल थी। ठीक है ना? क्वाड्रुपल वाले मल्टीप्लेक्सर की इनेबल हमने पढ़ी थी। अगर आप वो 0 कर देते थे तो आउटपुट सारी 0 रहती थी, चाहे अब आप सेलेक्ट लाइन जो मर्जी करें, चाहे आप इनपुट चेंज करें। इसी तरह यहाँ पे जब आप रीसेट 0 कर देते हैं ना, यहाँ क्योंकि रीसेट बार है ये बबल की वजह से, जब आप 0 कर देते हैं ना तो अब आप जो मर्जी करते रहें आउटपुट पर चेंज नहीं होता, आउटपुट 0 ही रहती है। ठीक है। हाँ, जब आप रीसेट बार 1 करते हैं उसके बाद जो फंक्शनैलिटी वो नॉर्मल फंक्शनैलिटी रिज्यूम हो जाती है। फिर जो पुराना हमारे जहन में बैठा हुआ था कि हाँ जब क्लॉक की पॉजिटिव आ जाएगी तब डी पर जो चेंज आएगा वो होगा। ठीक है। उसके बारे में मैंने आपको 2 स्लाइड्स दिखाई थी। वो स्लाइड्स ये थी कि एक, मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करता हूँ। वो स्लाइड ये थी कि ये देखें, ये जो 6 इनपुट नैंड वाला गेट था इसमें हम लोगों ने ये एक एक्स्ट्रा इनपुट दी है। ठीक है। ये देखें, ये रेड से हमने एक एक्स्ट्रा इनपुट दी है रीसेट की। अब जब रीसेट 0 करते हैं ना हम, तो ये 0 इन 3 नैंड गेट पर चला जाता है। ठीक है। तो ये जो क्यू बार वाला नैंड गेट है इसकी आउटपुट 1 हो जाती है। सारे मतलब एक भी 0 आ जाए इनपुट पर तो 1 हो जाता है। इस 1 की वजह से ये 1 यहाँ पर जाता है और ये 1 यहाँ से यहाँ पर आता है। तो अगर कोई नैंड गेट उसकी सारी इनपुट 1 हो जाए तो उसकी आउटपुट क्या होती है? 0। और यही कह रहे थे हम कि ये जो रीसेट है इनपुट, जो हमने नई डायरेक्ट इनपुट इंट्रोड्यूस कराई है, जब ये 0 हो जाएगी तो आउटपुट 0 हो जाएगी, चाहे क्लॉक और डी का स्टेटस कुछ भी हो, क्योंकि ये क्लॉक और डी के कंट्रोल में नहीं है। ये एसिंक्रोनस इनपुट है या ये डायरेक्ट इनपुट है। ये क्लॉक को फॉलो नहीं करती, जबकि डी क्लॉक को फॉलो करती है। डी क्लॉक के ताबे है। ठीक है ना? इसलिए वो सिंक्रोनस है। क्लॉक भी कब, जब क्लॉक की एज आए तब डी का काम करती है। ठीक है ना?
इसी तरीके से, और ये मैंने बताया था कि फंक्शन टेबल में यहाँ पर खराबी थी कि ये 0 के ऊपर क्लॉक और डी को नहीं चेक किया जाता बल्कि आउटपुट 0 होती है। हाँ, जब रीसेट की पिन को 1 रखेंगे आप, ठीक है, तो फिर क्लॉक की पॉजिटिव एज पर डी की जो वैल्यू होगी वो आगे ट्रांसफर होगी। तो मैंने दिखाया था कि जब आप रीसेट 1 रखते हैं ना, तो ये रीसेट इक्वल टू 1 अलोन कैन नॉट डिसाइड द बिहेवियर ऑफ द सर्किट, क्योंकि वो जब 1 रखते हैं तब जब तक आपको नैंड की बाकी पिन्स का नहीं पता तब तक आप ये नहीं कह सकते कि नैंड का बिहेवियर क्या होगा, इसलिए वो फिर डी और क्लॉक दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। यस सर। ठीक है, ओके। तो आपको क्वेश्चन पूरी तरह आंसर हो गया? यस सर। Any more questions regarding previous lectures? आई गेस कि हमारे वो 10 मिनट्स भी हो गए इनिशियल क्वेश्चन आंसर सेशन के। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, विच इज एनालिसिस ऑफ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो आज कौन दो लोग मेरे साथ होंगे? जो इस वीक 2 लोग नहीं आए, इस वीक 4 लोग कौन आ चुके हैं? अपना हैंड रेज कर दें काइंडली। एक वरीशा थी मेरे ख्याल है, उजैर आ चुके हैं, और 2 कौन आ चुके हैं? आसिया आ चुकी हैं, और एक मेल स्टूडेंट और आ चुके हैं। कौन आ चुके हैं? शफकत आ चुके हैं। इनके अलावा शामीर, तूबा, अमल, मानम, काइंडली इनमें से अगर कोई आना चाहें, या कोई और फीमेल स्टूडेंट वॉलंटियर करना चाहें या मेल स्टूडेंट वॉलंटियर करना चाहें जिनका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा बेहतर हो। बेशक एवरेज देख लिया आप लोगों ने कि बाकी लोगों को भी समझ आ जाती है। आप लोग ऐसे खुद भी कहते हैं कि जब आप होते हैं, बस इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा सा एक होना चाहिए, वरना फिर हम इन्हीं में से ले लेते हैं। आज आखिरी सेशन, एक हमारा वीक का आखिरी सेशन है, तो उसको कर लेते हैं हम। चलें, आप लोगों में से कोई और वॉलंटियर कर दें। ये लोग तो नहीं कर रहे हैं, बाकी जो नए लोग हैं। मैं नाम दोबारा पुकार देता हूँ, वो जो 6 नाम हैं इनमें से जो आना चाहें। शफकत, उजैर, शामीर। शामीर हैं, शामीर क्योंकि इस वीक नहीं आए, तो अगर वॉलंटियर करना चाहें दोबारा। तूबा, अमल, मानम। अच्छा, तूबा का बैकग्राउंड नॉइज है, ठीक है। एनीबडी एल्स? चलें, कोई भी ओपन हम छोड़ते हैं। जो पहले वॉलंटियर कर चुके हैं इस वीक भी, उनको भी ओपन, ओवरऑल ओपन छोड़कर मैं कहता हूँ किसी ने वॉलंटियर करना है आज तो कर लें। 1-2 जरूर हो जाएं ताकि मुझे भी आसानी होती है, एक रिस्पॉन्स आता रहता है तो मुझे पता चलता जाता है कि ठीक है, जो चीज़ समझ आ रही है फिर मैं उससे आगे चलता रहूं। तो टोटल एक स्टूडेंट कोई कर दे ओवरऑल। आज खैरियत तो है, पढ़ने का मूड ही नहीं है किसी का। सीआर चलें, आज आप आ जाएं आज। ओके, और वरीशा भी चलें, ठीक है, आ रही हैं। वरीशा को भी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉलंटियरिंग। आज ज़रा मेरा ख्याल है, पता नहीं, शायद वीक का एंड है तो आज कोई करना नहीं चाहता। आई डोंट नो। अच्छा, बहरहाल एक चीज़ थोड़ा सा मैं आप लोगों के जहन में बिठा दूं। हमने पढ़े तो तीनों फ्लिप फ्लॉप हैं, डी, जे के और टी। ठीक है, तो जिस तरह कम्बिनेशनल एक लॉजिक हम लेकर चले हैं, सब लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, ये सिर्फ 2 को नहीं मैं पढ़ाता, सबको ही पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, और आप लोग मुझे फीडबैक बड़ा इंकरेजिंग देते हैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर कि हमें समझ आई है। ठीक है ना, तो अब ये आप, या पता नहीं, आप मुझे खुश करते हैं या वाकई आपको समझ, अल्लाह अल्लाह करे आपको समझ आती हो वाकई सबको। तो डी, जे के और टी फ्लिप फ्लॉप पढ़े, और कम्बिनेशनल लॉजिक जैसे थी वैसे सिक्वेंशियल लॉजिक है। तो जिस तरह कम्बिनेशन लॉजिक में एनालिसिस और डिजाइन होता है, वैसा ही सिक्वेंशियल में भी एनालिसिस और डिजाइन होता है। ठीक है, और सिक्वेंशियल में भी 2 टाइप्स हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस, और हम सिंक्रोनस पढ़ रहे हैं। लेकिन सिंक्रोनस को बनाने के लिए हम लोगों ने लैचेस बनाई जो एसिंक्रोनस हैं, और उसके बाद लैचेस को यूज करते हुए हमने फ्लिप फ्लॉप बनाए जो कि सिंक्रोनस हैं। तो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट का जब एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपको सिर्फ फ्लिप फ्लॉप नजर आएंगे। वो अलग बात है कि फ्लिप फ्लॉप के अंदर एसिंक्रोनस एलिमेंट लगे हुए हैं, लेकिन जब हम एनालिसिस करेंगे सिक्वेंशियल सर्किट का, तो जब सिक्वेंशियल सर्किट हमारे सामने आएगा और हम कहेंगे कि सिंक्रोनस है, तो हम देखेंगे कि उसके अंदर सिर्फ फ्लिप फ्लॉप एज अ ब्लॉक लगा होगा। तो एक बात तो ये अपने पल्ले बांधें।
दूसरी चीज ये कि हमारे पास बेशक डी भी है, जेके है और टी भी है। वैसे तो हम जब क्लास में ऑन कैंपस होते थे तो डी बी जेके टी तीनों काम ने करना है, ठीक है ना, लेकिन फिलहाल हम डी का रख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ऑन कैंपस हमारी क्लासेस खुलती हैं तो जेके टी सब काम कराएं और ये सारी चीज देखें। डिजाइनिंग भी फिलहाल हम पोस्टपोन करेंगे थोड़ी देर के लिए, वरना फिर हम देखेंगे कोई रास्ता निकालेंगे हम लोग के किस तरीके से करें, क्योंकि थोड़े से वो काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इस डिस्टेंट लर्निंग में थोड़ा सा उनको समझाने के लिए हमें खुद अपने आप को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा कि क्या तरीका लेकर चलें उनको सिखाने के लिए। तो फिलहाल हमने सोचा है कि अभी तो आपको एनालिसिस में डी सिखाते हैं ना फ्लिप फ्लॉप, फिर जेके और टी का सोचेंगे, फिर उसके बाद हम जंप मारेंगे चैप्टर 6 पर, जो कि आपको डी फ्लिप फ्लॉप अगर उसका एनालिसिस समझ आया हुआ है तो आप चैप्टर 6 कर लेंगे। उसमें भी जेके और टी फ्लिप फ्लॉप वाली चीजें हैं, लेकिन वो भी हम उसके बगैर भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो चीज डी से बनाई जा सकती है वो जेके और टी से भी बनाई जा सकती है, थोड़ा बहुत ही फर्क होता है लॉजिक का, ठीक है। तो समरी इस चैप्टर की ये है कि असल में हुआ ये कि चैप्टर 4 में जब हम पहुंचे थे ना तो हमने एनालिसिस से डायरेक्ट स्टार्ट इसलिए किया था कि जो चैप्टर 3 तक हमने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पढ़े थे चैप्टर 4 के, चैप्टर 5 के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वो तो हमने पढ़े ही नहीं थे पहले। तो अब हमने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एनालिसिस के पढ़ लिए हैं चैप्टर 5 के स्टार्ट में, तो अब हमारे पास एनालिसिस अब जाकर आया। तो एनालिसिस के लिए क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कोई सर्किट गिवन होगा, ठीक है। गिवन सर्किट लिखना चाहिए तो बरल चलें, सर्किट गिवन होगा और उसके अंदर आप पहचानेंगे कैसे कि उसके अंदर फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। और ये जो एनालिसिस हो रहा है ये मेरे ख्याल है 5.5 है, एनालिसिस ऑफ क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट। क्लॉक्ड का मतलब ये है कि फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक दी जाती है ना, ठीक है ना, एनालिसिस ऑफ क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो आपके पास जो सर्किट गिवन होगा उसके अंदर फ्लिप फ्लॉप्स जरूर होंगे, ठीक है ना। और अगेन कि फ्लिप फ्लॉप का बेसिक अपना जो बनता है स्ट्रक्चर, वो किससे बनता है, वो अंदर उसके लैचेस ही होती हैं, लेकिन आप उसको छोड़ दें, इस बहस में नहीं पढ़ने की जरूरत, क्योंकि एट द एंड फ्लिप फ्लॉप खुद कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है, वो सिंक्रोनस परफॉर्मेंस दे रहा है, वो खुद जो है वो क्लॉक की ट्रिगर पर हो रहा है। और जितने फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे इस सर्किट में सबकी कॉमन क्लॉक, अगर 2 फ्लिप फ्लॉप लगे हैं तो उन सब की क्लॉक कॉमन करके एक जगह सर दी जा रही होगी और उसको सर्किट की कॉमन क्लॉक कहा जा रहा होगा। एक बात ये ध्यान में रख लें, ठीक है। फर्दर एनालिसिस में जाने से पहले मैं रिवीजन करना चाहूंगा डी फ्लिप फ्लॉप के करेक्टरिस्टिक टेबल की, जो कि बड़ा सिंपल था, और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। तो डी फ्लिप फ्लॉप बड़ा सिंपल होता है, क्लॉक डी इनपुट, ठीक है, एक आउटपुट क्यू और एक अनदर आउटपुट क्यू बार, ठीक है। और इसका जो आप करेक्टरिस्टिक टेबल लिखते हैं वो ये होता है, क्यू टी प्लस 1 कहते हैं, लेकिन इसको आप करेक्टरिस्टिक टेबल में 0 1 0 1 बड़ा सिंपल सा होता है। और जो रीस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, कोई क्वेश्चन है उजैर, या वैसे कैसे ठीक है? नहीं सर ठीक है। क्यू टी प्लस 1 इक्वल टू डी, बड़ा आसान, जो डी इनपुट है वही आपकी नेक्स्ट, बस फर्क ये होता है कि डी करंट इनपुट होती है और क्यू टी प्लस 1 जो है वो नेक्स्ट आउटपुट होती है, जो क्लॉक एक क्लॉक एज लेटर की जिसकी बात की जाती है। इसको यूं भी लिख सकते हैं आप, क्यू टी प्लस 1 इक्वल टू क्यू ऑफ टी, या क्यू सिंपली कहना भी यही मतलब होता है कि प्रेजेंट इनपुट, और क्यू टी प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट, या क्यू का ये मतलब भी होता है कि प्रेजेंट स्टेट, ठीक है ना। तो स्टेट आउटपुट ये सारी चीजें बदलती हैं, लेकिन डी जब आप कहेंगे तो प्रेजेंट इनपुट की बात होगी, ठीक है ना। और इनपुट की बात हमेशा प्रेजेंट टाइम पे की जाती है, आउटपुट की बात नेक्स्ट की भी की जा सकती है, प्रेजेंट की भी की जा सकती है। तो क्यू टी मीन्स present output, qt plus 1 means next output, qt means present state, qt plus 1 means next state, ठीक है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट डी तब आप हमेशा कह रहे होंगे कि इनपुट एंड प्रेजेंट इनपुट, इनपुट के मामले में कभी आप नेक्स्ट इनपुट नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो ये बात अपने पल्ले बांध लें, ठीक है। अब जब सर्किट गिवन होगा उसमें जो फ्लिप फ्लॉप होंगे, तो सेकंड स्टेप आप ये करेंगे कि उन फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट होगी उसको नेम करेंगे, उनकी स्टेट्स को नेमिंग करेंगे, आउटपुट फ्लिप फ्लॉप आउटपुट नेम। अब क्योंकि मैंने बताया था कि आउटपुट स्टोरेज और फ्लिप फ्लॉप की स्टेट का एक ही चीज है, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप आउटपुट या स्टोरेज या स्टेट, ये तीनों एक ही चीज की नेमिंग बदल है। तो मैं इधर लिखता हूँ कि फ्लिप फ्लॉप की स्टेट की आप नेमिंग करेंगे, और ये स्टेट का मतलब आप नेमिंग करेंगे कैसे, वो करेंगे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और कैपिटल अल्फाबेट चूज करेंगे। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा हैं तो आप पहले वाले को कहेंगे आउटपुट को ए, और दूसरी वाली को कहेंगे बी, और अगर तीसरा है तो उसको कहेंगे सी।
तो फिर जब आप इक्वेशंस लिखने शुरू करेंगे इनकी, तो आप कहेंगे ए टी प्लस वन, बी टी प्लस वन, सी टी प्लस वन, ऐसे। और इसी हिसाब से जो इनकी इनपुट्स हो जाएंगी, उनकी इनपुट्स की भी नेमिंग चेंज हो जाएगी। इनकी इनपुट्स हो जाएंगी डी ए, डी बी। तो ये एक स्टेप आपको एडिशनल करना पड़ेगा जो पहले नहीं किया गया था, ठीक है। तो आप फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को नेमिंग करेंगे, आउटपुट स्लैश स्टेट में दोनों लिख देता हूँ क्योंकि ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। आउटपुट स्लैश स्टेट नेमिंग करेंगे। नेमिंग कैसे करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है ना, और कैपिटल अल्फाबेट यूज करेंगे। थर्ड, फ्लिप फ्लॉप की इनपुट नेमिंग करेंगे। और इनपुट कैसे नेमिंग करेंगे? वही जो स्टेट की नेमिंग की है वो सब स्क्रिप्ट में आ जाएगा फ्लिप फ्लॉप की। अगर ये जे के होते ना तो फिर भी आपने यही काम करना था। जे के होते तो आपने करते ए, और ये ए बार हो जाता है ए टी प्लस वन, ठीक है। ए बार लिखते नहीं है, बस हो जाता है इसको क्या, क्योंकि ए बार अक्सर टी की फॉर्म में यूज होता है या ए बार की फॉर्म में यूज होता है। और आप कहते जे ए के ए कह देते, ठीक है ना। तो फ्लिप फ्लॉप इनपुट नेमिंग आपके पास डी है, ठीक है, तो डी ए कह देंगे आप। नंबर 4 आप क्या करते हैं? आप फ्लिप फ्लॉप की इनपुट इक्वेशन लिखते हैं। ये हम उसी पे ट्राई करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे। जब हम करेंगे ना एनालिसिस तब भी हम लिखेंगे। फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन लिखते हैं। इन फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन को यूज करते हुए फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अब ये बात यहाँ पर आई कि वो ए टी प्लस वन, जब आप डी ए की इक्वेशन लिखेंगे ना फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन नेमिंग के बाद, तो ये ए टी प्लस वन डायरेक्टली डी ए के इक्वल होता है। तो जो डी ए की इक्वेशन आएगी वही ए टी प्लस वन की आ जाएगी। लेकिन अगर जे के होते ना आपके पास, तो आप फिर लिखते जे ए प्राइम प्लस के ए प्राइम ए। तो फिर क्या होता कि जे ए की आपकी कोई अलग इनपुट इक्वेशन आई होती, यहाँ पर के ए की कोई अलग आई होती। तो फिर आपको एक बड़ा अजीब सा फार्मूला करना पड़ता है। लेकिन हम जे ए के ए में जाएंगे नहीं, अभी हम डी तक ही रहेंगे, ठीक है। वो एक क्वेश्चन सॉल्व होगा तो आपको ज्यादा आसानी से चीजें समझ आ जाएंगी। और छठे नंबर पर जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेंगे तो एक स्टेट टेबल जो आपके लिए नई चीज होगी आज, ठीक है ना, वो मैं बाद में समझाऊंगा। स्टेट टेबल, और सातवीं चीज स्टेट डायग्राम, और ये हमारी लास्ट चीज होगी, आपका एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बहुत ज्यादा स्टेप्स लिख दिए, लेकिन टोटल 4 चीजें हैं या 3 कह लें। फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है आपके गिवन सर्किट से। पहला है गिवन सर्किट आपके पास होना चाहिए, उससे आप फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसी तरह पहुंच जाएं। उसके लिए आपको ये स्टेप इंटरमीडिएट लगाना पड़ेगा इनपुट इक्वेशन का, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्टेट टेबल आ जाए और स्टेट डायग्राम। तो जैसे कॉम्बिनेशन में होता था ना, आपके पास सर्किट होता था, उस सर्किट से आप इक्वेशन लिखते थे। इक्वेशन से क्या होता था? कौन सा टेबल होता था? ट्रूथ टेबल, ठीक है ना। और उस ट्रूथ टेबल की कोई वैसे डायग्राम आगे नहीं होती थी। ट्रूथ टेबल आ जाता था, काफी होता था। या आप कहते थे कि सिर्फ इक्वेशंस दे दो तो काफी होता था। इधर 3-4 चीजें हैं। आपके पास सर्किट गिवन होता है, उससे आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से स्टेट टेबल आता है। स्टेट टेबल फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन से डायरेक्ट वैसे आ भी सकता है, लेकिन ज्यादातर हम ये करते हैं कि स्टेट टेबल को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से लाते हैं। दोनों तरीके हैं, इससे भी डायरेक्ट आ सकता है, लेकिन ज्यादा अच्छा ये है कि आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से स्टेट टेबल लेकर आए। और इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये है कि स्टेट डायग्राम भी एक फॉर्म है बताने का कि एनालिसिस कैसे होता है। हम एक एग्जांपल करते हैं, इंशाल्लाह ये सारे स्टेप्स आपके ज़हन में आ जाएंगे। ये बीच के स्टेप आसानियां हैं फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट, या ये नॉमेनक्लेचर है, ठीक है, यह तरीका एक मेथड है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स मैं अभी फिलहाल लिख ही रहने देता हूँ। हम स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, क्योंकि मैंने उसी के ऊपर ये स्टेप्स किए हुए हैं आपकी स्लाइड्स पर, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो चीजें मैंने बता दी हैं मैं लेकिन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। Analysis of clock sequential circuit. A logic diagram is recognized as a clock sequential circuit if it includes flip flops with clock inputs. ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। Again, next, the flip flops may be of any type and the logic diagram may or may not include combinational gates. ठीक है, combinational gates हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन फ्लिप फ्लॉप जरूर होंगे और किसी भी टाइप के हो सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि डी फ्लिप फ्लॉप है तो पूरी की पूरी डायग्राम में डी हो, मिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रोसीजर वही चलेगा जो मैंने नेमिंग का बताया है। Analysis of sequential circuit include obtaining a table or a diagram for the time sequence of input, output and internal state. ये state table की बात हो रही है, state diagram की बात हो रही है। It is recommended to write equation for the sequential circuit before obtaining table. ये important चीज है कि table obtain करने से पहले आप अगर equation लिख लें तो बेहतर है। ये जी आपके पास एक सर्किट है, ठीक है, इसको सबको छोड़ दें, ये आ जाए। अब सबसे पहली चीज इनपुट कहाँ है? ये रही आपकी इनपुट,
इस सर्किट की ओवरऑल आउटपुट कहाँ है, ये इसकी आउटपुट है। अच्छा, अक्सर इन सर्किट्स में स्टेट खुद भी आउटपुट होती है या फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट होती है वो भी आउटपुट मानी जा सकती है। ये दो तरह की मशीन होती हैं, ये मैं आगे जाके दोबारा डिस्कस करूंगा अगर करने की जरूरत पड़ी तो। मीले और मूरे, ठीक है। मूरे ऐसी मशीन होती है जिसमें जो स्टेट होती है वो खुद भी आउटपुट होती है, और मीले ऐसी होती है कि एक एक्स्ट्रा आउटपुट एडिशनल भी होती है, लेकिन इसको फिलहाल छोड़ दें आप बेशक। तो ये इनपुट रही, ये आउटपुट रही। अगर आउटपुट ना भी होती ना, सिर्फ ए और बी भी होते हैं यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप, तब भी ये एक मशीन रहती, आपकी सिक्वेंशियल सर्किट रहता है ये। फिर ये आपकी दो स्टेट्स हैं, देखें जिनको पहले हमने ए और बी नेम कर दिया है कैपिटल अल्फाबेट की मुनासबत से। ये वाई है, ये कम्बिनेशनल आउटपुट है, ठीक है ना। ये स्टेट नहीं है, ये आउटपुट है। स्टेट और आउटपुट में क्या फर्क है कि ये क्लॉक डिपेंडेंट नहीं है, ये सिर्फ आपके पास जो डिपेंड कर रही है वो मेनली जब एक्स चेंज होता है ये साथ ही चेंज हो जाती है, लेकिन ये ए और बी क्लॉक के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लॉक का एज चेंज होगा तो ये ए और बी चेंज होगा। ये इनडायरेक्टली ए और बी पर डिपेंड तो कर रही है, लेकिन ये एक्स पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। तो एक्स चेंज होते साथ ही ये वाई चेंज हो जाता है, इसलिए ये कम्बिनेशनल आउटपुट है। इसलिए इसको t+1 के साथ हम नहीं लेकर जाएंगे, वाई ऑफ टी के साथ, यानी ये प्रेजेंट के साथ रखेंगे। वो आप देख लीजिएगा, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है इसको क्रिएट करने की जरूरत। नेक्स्ट मैंने स्टेप क्या बताया था कि आप अपने जो सर्किट के जो फ्लिप फ्लॉप हैं उनकी इनपुट्स को इस तरीके से एक नेम दे दें, डी ए डी बी, ताकि आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकें। अब इनकी इनपुट इक्वेशन लिखें। तो इनपुट इक्वेशन बड़ी सिंपल है, जो सर्किट यहाँ तक आ रहा है उसकी इनपुट इक्वेशन लिखें। तो ये ए एंड एक्स बन जाएगा, ठीक है ना, एंड गेट आ रहा है। फिर ये बी एंड एक्स बन जाएगा, ठीक है, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, ए एंड एक्स, ठीक है, बी एंड एक्स, ठीक है, समझ आ रही है। और ये फिर और हो गया, तो ये डी ए इक्वल टू ए एक्स और बी एक्स, ठीक है ना। फिर ये डी बी आप आ जाए, डी बी की इक्वेशन ए प्राइम एक्स बन जाएगा, ए प्राइम यहाँ से आया और एक्स यहाँ से ऊपर से आया। वाई की इक्वेशन में ए और बी और एक्स प्राइम ये दोनों एंड हो रहे हैं, ठीक है, तो ए और बी एक्स प्राइम, ठीक है। तो ये सारी इक्वेशन मैं यहाँ पर अपने सामने लिख लेता हूँ। मैं बोर्ड से मिटाकर ये लिखने लगा हूँ, इतना आपके सामने स्क्रीन शेयर ही रहेगी दूसरी वाली, क्योंकि मुझे ज़बानी शायद याद ना रहे। उसके बाद हम, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर था कि स्टेट टेबल बनाना है हमने, बल्कि अभी स्टेट इक्वेशंस तो आई नहीं, अभी तो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन आई है। तो डी ए हमारे पास आ गई है ए एक्स और बी एक्स, या इसका हम ए और बी एक्स भी कह सकते हैं। और डी बी हमारे पास आई है ए प्राइम एक्स, और वाई हमारे पास आई है ए और बी एक्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, लेट्स स्टॉप शेयरिंग दिस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आई थी, करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा काम है इससे स्टेट टेबल, लेकिन स्टेट टेबल अभी हमारे पास फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन आई है, हमें चाहिए स्टेट इक्वेशंस, ठीक है। तो स्टेट इक्वेशन क्या थी, मैंने बताया कि डी फ्लिप फ्लॉप के केस में बड़ा सिंपल है, ए t+1 इक्वल टू डी ए होता है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन या स्टेट इक्वेशंस जो हैं, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही स्टेट इक्वेशन बन जाती हैं आपकी। स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्किट जो है वो, सर्किट में दोनों फ्लिप फ्लॉप मिलकर जो है वो स्टेट बनाते हैं, ठीक है। ये हमारी क्लास के टोटल 10 मिनट्स रह गए, मुझे रिमाइंड कराइएगा, क्योंकि 40 मिनट लिमिट शायद इसके ऊपर खत्म हो गई है, क्योंकि मैं गूगल के अपने स्टूडेंट डोमेन से आया हूँ, ठीक है, नए अकाउंट से, लेकिन मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा ज़र, ठीक है। ठीक है सर। ए t+1 डी ए, ठीक है, एंड बी t+1 ऑल्सो इक्वल्स टू डी बी, ठीक है। स्टेट इक्वेशन, अब देखें, अब इसमें दो चीजें जरा ध्यान में रखने वाली हैं। जब अकेला फ्लिप फ्लॉप था ना तो ये एक स्टेट थी, अब ये जब दो फ्लिप फ्लॉप मिल गए, अब ये दो स्टेट नहीं रही है, ये बेसिकली 2 पावर नंबर ऑफ स्टेट बन गई सर्किट के लिए। अब सर्किट के लिए 4 स्टेट्स हैं, ए और बी को मिलाकर 0 0 0 1 1 0 1 1, ये अब स्टेट टेबल में भी रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन पहले अभी यहाँ तक गिरे, अभी देखें इस प्रोसीजर को कि ये स्टेट इक्वेशन क्या बन गई है। तो स्टेट इक्वेशन क्या बन गई है, डी फ्लिप फ्लॉप के केस में जो इनपुट होती है वही क्या होती है, स्टेट इक्वेशन होती है। तो ए और बी एक्स एंड डी बी इज ए प्राइम एक्स, और y जो है वो आउटपुट इक्वेशन कहलाती है। ये वैसे मैंने पॉइंट छोड़ दिया था, बल्कि रह गया था, ज्यादा बेहतर ये है आउटपुट इक्वेशन। तो a और b x कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इससे मैंने फिर स्टेट टेबल बनाना है, ठीक है।
तो स्टेट टेबल हमेशा स्टेट इक्वेशन से बनता है, इन फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन से नहीं बनता। ये फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन थी और ये स्टेट इक्वेशन है, ठीक है। आप बस सिंपल प्रोसीजर को फॉलो करते जाएं और आप एनालिसिस प्रोसीजर आपका हो जाएगा, आपको ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। डी वाला बड़ा आसान है, अगर हम जे के पर गए तो फिर हम उसके लिए बाद में देखेंगे कि क्या करना है हमने, ठीक है। ए और बी एक्स, बी टी प्लस वन क्या आई थी, किसी को याद है? ए प्राइम एक्स ए प्राइम एक्स, और वाई क्या आई थी? प्लस ए बी इंटू एक्स एक्स प्राइम। कॉम्प्लीमेंट, ये आई यस थी, ठीक है। यस सर। अब आ जाए जी, थोड़ी सी मुश्किल चीज अब आएगी, स्टेट टेबल, ठीक है। स्टेट टेबल थोड़ा सा मुश्किल है, पर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ट्रुथ टेबल आपने देखा हुआ है ना, ठीक है। यस स्टेट टेबल उसी तरह की चीज है, लेकिन स्टेट टेबल में इनपुट्स कितनी होंगी, आपकी जो स्टेट है और प्लस इनपुट, इनपुट क्या थी, एक्स थी एक इनपुट, और स्टेट कितनी है, ए और बी, दो स्टेट्स हैं। तो हमेशा ऐसा होता है कि आप प्रेजेंट स्टेट लिखते हैं स्टेट टेबल में इनपुट की साइड पर पहले ए और बी, ठीक है। और इसका मुराद होता है ए ऑफ टी बी ऑफ टी, इससे मुराद ये होता है, ठीक है ना। तो आप एक तो इधर लिखते हैं ए और बी प्रेजेंट स्टेट, ठीक है, और दूसरी आप लिखते हैं इनपुट, तो ये आपके पास इनपुट, और जितने इसके कॉम्बिनेशन बनते हैं वो बना देते हैं, ये आपका इनपुट कॉलम आ जाता है। कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 0 0 8 0, 8 बनते हैं, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक हो गया। इसीलिए मैं कह रहा था कि सर्किट की ये 4 स्टेट्स हैं एक्चुअली, हालांकि आपको 2 लग रही होंगी कि 2 फ्लिप फ्लॉप हैं। ये एक सर्किट की स्टेट है, ये एक स्टेट है सर्किट की, ये एक स्टेट है सर्किट की, ये एक स्टेट है। फिलहाल अभी इसको बेशक नहीं समझ आ रहा तो इसको रहने दें, ये बात कि एक स्टेट में क्यों कह रहा हूँ, फिलहाल रहने दें इसको। अब आउटपुट साइड पर थोड़ा सा मसला होगा इसमें। आउटपुट साइड पर वैसे नॉर्मली क्या आती थी, सिर्फ आउटपुट्स, लेकिन यहाँ पर जो स्टेट है वो भी अब आउटपुट है। क्यों? क्योंकि फ्लिप फ्लॉप भी दो तरह की चीज रखता है, वो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दोनों से ताल्लुक रखता है। क्यों क्यों क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में नो चेंज की भी एक कंडीशन होती है, ठीक है ना। फ्लिप फ्लॉप में नो चेंज भी एक एक चीज होती है। तो आप जो स्टेट टेबल की चीजें हैं वो उसमें नेक्स्ट स्टेट का मतलब है कि ए दोबारा आएगा, बी दोबारा आएगा, लेकिन इसका मतलब होगा ए टी प्लस वन बी टी प्लस वन, लेकिन हम लिखते नहीं है क्योंकि हम ऊपर लिख चुके होते हैं कि ये हम नेक्स्ट स्टेट की बात कर रहे हैं। और ये जो आंसर आएंगे ये इनकी इक्वेशन से आएंगे, ए टी प्लस वन बी टी प्लस वन, और इसकी आउटपुट जो आएगी आपके पास वो वाई। तो ये पूरा इनपुट कॉलम बनेगा और ये पूरा आउटपुट कॉलम बनेगा। अब इसमें एक ही इक्वेशन लिख लें, ए और बी एक्स, जहां जहां एक्स 0 है ऊपर वाली इक्वेशन बताती है वहां पर ए क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, पक्की बात है। और जहां जहां ए एक्स 1 होगा लेकिन ए और बी दोनों 1 होंगे, दोनों में से कोई एक 1 होगा, वहां पर 1 होगा। तो यहाँ पर ए और बी दोनों 0 हैं, एक्स लेकिन 1 है, लेकिन फिर भी ए और बी दोनों 0 हैं तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स 1 है, ए और बी में से कोई ना कोई एक 1 है, तो ये 1 है। आप जाके बेशक बुक में इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, ये ठीक निकलेगा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट एक्स, जहां एक्स 0 है वहां तो वैसे ही ये 0 हो गया, एक ये एक ये एक ये और एक ये। और जहां ए कॉम्प्लीमेंट एक्स यानी कि ए 0 एक्स 1, ए 0 एक्स 1 ए 0 एक्स 1, बाकी यहाँ पर ए 1 हो गया, ठीक है, तो ये 0। और आउटपुट ए और बी एक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो एक्स जहां जहां 1 है वहां पर ये 0 है, तो एक ये 0 एक ये 0। ये आपको करना आता है, क्वेश्चन से आपको टेबल फिल करना आता है, ये कोई इतनी अब तो आपके लिए बच्चों वाली बात होनी चाहिए क्योंकि चैप्टर 4 में हमने बहुत ज्यादा टेबल फिल किए हैं, ठीक है। ये 0, एंड फाइनली ए और बी एक्स कॉम्प्लीमेंट ए और बी एक्स कॉम्प्लीमेंट, हाँ ए और बी, सबसे पहले ए और बी एक्स कॉम्प्लीमेंट ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें ए और बी दोनों 0 है, और बाकी तीनों 1 हो जाएंगे क्योंकि एक्स 1 है, एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स 0 है और ए और बी में से कोई ना कोई 1 है। तो ये आपके पास स्टेट टेबल आ गया। आखिरी चीज रह गई स्टेट डायग्राम। मेरा ख्याल है यहाँ तक अगर आप हजम कर लें तो काफी होगा, या स्टेट डायग्राम भी बनाना सिखाऊं आज ही, क्या कहते हो? सर करा लें। बनाना सिखाऊं आज? वरीशा क्या कहते हैं, स्टेट डायग्राम आज बनाना सिखाऊं? यस सर। आज ही बनाना सिखाऊं? चलें ठीक है, फिर स्टेट टेबल को हम दोबारा रीअरेंज करते हैं और फिर स्टेट डायग्राम आपको बनाना सिखाता हूँ।
ठीक है, स्टेट, क्योंकि स्टेट डायग्राम के लिए मुझे जगह चाहिए होगी। ठीक है, मैं स्टेट टेबल बनाता हूँ दोबारा और स्टेट डायग्राम फिर बनाते हैं उसी से। आप ठीक लोग है शायद सर। चाह रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट इकट्ठे डिलीवर हो जाए, चलें ठीक है, ठीक है। गैप आ जाएगा, फिर दोबारा भी मैं कहीं मसला रह जाएगा तो मैं दोबारा भी समझा दूंगा स्टेट डायग्राम बनाना। ठीक है, तो स्टेट टेबल देखा आपने, स्टेट टेबल को मैं दोबारा एक दफा रीड्रॉ करता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट्स थी हमारे पास, PS लिख रहा हूँ मैं इसकी जगह, इनपुट थी X लिख रहा हूँ। ठीक है, और AB नेक्स्ट स्टेट थी, और O लिख रहा हूँ आउटपुट के लिए, O/P वैसे ज्यादा बेहतर रहेगा, I/P और Y। ठीक है, इसको मैं चेंज कलर से लिखता हूँ, और इसको भी मैं चेंज कलर से लिखता हूँ, बल्कि मैं प्रेजेंट स्टेट को सबको चेंज कलर से नहीं लिखता। X और Y। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1, सॉरी 0 1 1 0 1 1 1 1 और 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ये तो आपके पास टेबल हो गया इस तरफ का। इस तरफ का याद है, 2 मिनट यस सर। मैंने लिखा हुआ है। इस तरफ आपके पास 0 0 0 1 0 0, ये जिस पैटर्न में मैं लिख रहा हूँ, इस पैटर्न को भी जरा एक खास वजह मैं जिस पैटर्न पे लिख रहा हूँ, ये बड़ी बात है जिस वजह से मैं इस तरह लिख रहा हूँ, ये आपको अभी थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा क्यों मैं लिख रहा हूँ। 0 0 1 1 0 0 and Y is 0 0 1 0 1 0 1 0। 1 0। स्टेट डायग्राम क्या होती है, पहले ये समझें कि स्टेट, पहले हम कह रहे थे कि फ्लिप फ्लॉप की होती है, अब हम कह रहे हैं कि स्टेट जो है वो सर्किट की होती है। तो सर्किट की स्टेट में और फ्लिप फ्लॉप की स्टेट में क्या फर्क है? फ्लिप फ्लॉप अकेली एंटिटी है, खुद से है, तो फ्लिप फ्लॉप की स्टेट सिर्फ उसकी अपनी स्टोरेज है। तो अगर एक फ्लिप फ्लॉप है तो वो एक बिट को स्टोर करता है। अगर सर्किट है तो सर्किट में जितने फ्लिप फ्लॉप हैं उनकी मिलाकर स्टेट होती है। तो अगर 2 फ्लिप फ्लॉप हैं तो 2 पावर स्टेट्स हैं, अगर 3 है तो 2 पावर 3, अगर 4 है तो 2 पावर 4। तो हमारे पास जो सर्किट था वो 2 पावर, उसमें दो फ्लिप फ्लॉप लगे थे तो 2 पावर स्टेट्स होंगी, तो हमारे पास 4 स्टेट्स होंगी, और वो 4 यूनिक कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये बात समझ में आती है? ये बात यस मतलब सर। ठीक हो गया? तो इसलिए, और यही जो 4 स्टेट्स हैं आउटपुट पर भी यही 4 रिफ्लेक्ट होंगी। तो एक वक्त में अगर आप ए बी को देखेंगे तो यही 4 में से कोई एक यूनिक कॉम्बिनेशन आया होगा। तो 0 0 पर नेक्स्ट स्टेट भी 0 0 आई है सर्किट की। ठीक है, वो हम बात करते हैं क्या चीज है। ठीक है, यहाँ पर 0 1 पर नेक्स्ट स्टेट भी सर्किट की 0 0 आई हुई है। तो आप जब ट्रांजिशन लिखते हैं तो आप यूं लिखते हैं कि मेरा सर्किट 0 0 पर था और नेक्स्ट स्टेट इसने 0 1 अडॉप्ट कर ली। ठीक है ना, लेकिन ऐसी नहीं अडॉप्ट कर ली, इसमें एक और चीज थी, इसमें एक इनपुट भी थी। ठीक है ना, तो आप देखते हैं कि ये आपके पास, मैं इसको रेड से बनाता हूँ, सारी स्टेट्स को मैं रेड से बनाता हूँ। मेरे पास 0 0 था और इसने 0 1 अडॉप्ट कर ली, कब? जब इसके पास, ये मुझे इनपुट ब्लैक से लिखनी चाहिए थी सारी। ठीक है, जब इसके पास इनपुट 1 आई, तो ये जो एरो है ना ये ट्रांजिशन को शो कर रहा है। तो जब मेरे पास इनपुट 1 आई, इसने अडॉप्ट कर लिया 0 1 को, तो मेरा सर्किट 0 0 स्टेट में था। जब इनपुट 1 आई तो इसने 0 1 स्टेट पर चला गया मेरा सर्किट, और साथ ही जो आउटपुट थी वो आउटपुट इसने 0 शो कर दी। कभी आउटपुट होगी, कभी आउटपुट नहीं होगी। अगर लहजा से आउटपुट नहीं है और स्टेट खुद ही आउटपुट है तो ये स्लैश के साथ नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे वाई का कॉलम ना होता तो आपको स्लैश लगाकर लिखने की जरूरत नहीं थी। स्लैश हमेशा, स्लैश के साथ जो चीज होती है वो आउटपुट को शो करती है, और अगर आउटपुट ना होती तो हम सिंपली सिर्फ इनपुट लिख देते। ठीक है ना, और इनपुट हमेशा नॉर्मली सर्किट में होती है, और अगर इनपुट भी ना होती तो फिर ये भी ना होता है। यहाँ पर सिंपली आप सिर्फ स्टेट्स की ट्रांजिशन, काउंटर्स ऐसी चीज होती हैं जो कि खुद खुद सिर्फ क्लॉक पल्सेस के ऊपर अपने आप को शिफ्ट कर रही होती हैं। अभी इस पूरे की स्टेट टेबल जब आपने बनाना है ना, स्टेट डायग्राम जब बनानी है, तो आप देखें कि टोटल कितनी स्टेट्स हैं, सर्किट की टोटल कितनी स्टेट्स हैं। मैंने बार बार बताया कितनी स्टेट्स हमारे सर्किट की, 4 स्टेट्स 4 हैं। स्टेट्स हैं। तो वो 4 गोल दायरे लगा दो, 1 1 1 0।
ये आप किसी भी सीक्वेंस में लगा सकते हैं। मैंने इस सीक्वेंस में इसलिए लगाया, मुझे पता है कि ये जो सीक्वेंस है फॉर दिस प्रॉब्लम ये इतनी खिचड़ी नहीं बनाएगा। अब ये जब आपने 4 स्टेट्स बना दी ना, तो जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज हैं सारे पॉसिबल सिनेरियोज को कवर करो। पहली लाइन से शुरू करो। 0 0 पे जब इनपुट 0 आती है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होती है? 0 0 होती है। यस 0 0। तो ये अपने, और साथ में आउटपुट क्या होती है? 0 ही होती है। आउटपुट भी 0 होती है। जब 0 0 पे होता हूँ तो 0 इनपुट आए तो 0 0 पर जाता हूँ और आउटपुट भी 0 होती है। ठीक हो गया? मेरे ख्याल है आप यस समझ लग गई आपको स्टेट डायग्राम कैसे बनानी है। ठीक है? यस सर। तो जब मैं 0 0 पर होता हूँ तो 0 पी जा, जब मैं 0 0 पर होता हूँ और 1 आ जाता है तो मैं किधर जाता हूँ? 0 1 0 पर 1 जाता हूँ। और मेरे पास जो आउटपुट आती है वो क्या आती है? 0 वो भी 0, तब भी 0 आती है। ठीक है? 1 और आउटपुट 0। ठीक है? अच्छा, अब मैं आज 0 1, जब मैं 0 1 पर होता हूँ और मेरी 0 इनपुट 0 0 आती है तो मैं किधर जाता हूँ? 0 मैं 0 0 0 वापस पर आता हूँ। 0 1 होती है, इनपुट 0 होती है तो मैं 0 0 पर आता हूँ। और मेरी आउटपुट क्या होती है? 1। मेरी आउटपुट 1 हो जाती है। ठीक है? तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल है आपको समझ आ गया। ये आप खुद भी बना सकते हैं आप। और 0 1 पर होता हूँ और 1 इनपुट आती है तो मैं कहाँ जाता हूँ? 1 1 पर। सर ये एक पीछे इधर आउटपुट हमारी 1 है, इनपुट 0 है 0 1 पे। अच्छा, किस किस वाले की बात कर रहे हो? सर ये सेकंड पे 0 1 to 0 की ट्रांजिशन पे बात कर रहा हूँ। 0 1 पे जब मैं 0 1 पे जब मैं 1 पे जाता हूँ आउटपुट 0 है। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप मेरी भी गलती इसमें पॉइंट आउट कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपको समझ आ गई है सब कुछ। नहीं ये, नहीं नहीं सर नहीं, ऊपर बात हो रही है थर्ड ये केस वाली, की। ये वाली नहीं सर, नीचे वाले भी जो आपने लिस्ट किया, लेकिन जो थर्ड केस है। थर्ड केस में मैंने ठीक किया ना, देखो 0 1 पे, अच्छा 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 अच्छा, इनपुट 0 है। ठीक है ठीक है, इनपुट 0 0 है और आउटपुट मेरी आप कह रहे हो कि 1 है, ऐसी बात कर रहे हो ना? सर हाँ, असल में मैं मार्कर्स में बहुत कंफ्यूज हुआ हूँ। मेरे ख्याल है मैं मार्कर को छोड़ूं और वैसे ही बनाना शुरू कर दूं। ठीक है, तो मैं मार्कर को छोड़ता हूँ और मैं ऐसे ही बनाना शुरू करता हूँ। 0 1 पे जब मैं होता हूँ 1 इनपुट होती है मेरी और आउटपुट क्या होती है? 1 1 और होती है, तो 1 1 पे जाता हूँ और आउटपुट मेरी 0 होती है। ठीक है, जब मैं 1 0 पे आप आ जाएं, जब मैं 1 0 पर होता हूँ और मेरी इनपुट 0 होती है तो मैं कहाँ जाता हूँ? 0 0 पर जाता हूँ और साथ आउटपुट मेरी क्या होती है? 1 होती है। 1 ठीक हो गया? 1 0 पे होता हूँ, मेरी इनपुट 1 आती है तो मैं 1 0 पर ही रहता हूँ और आउटपुट मेरी 0 आती है। 1 1 पर होता हूँ तो 0 इनपुट आती है तो मैं 0 0 0 0 पे जाता हूँ और आउटपुट मेरी 1 होती है। और फाइनली 1 1 पे होता हूँ, इनपुट 1 आती है तो 1 0 पर जाता हूँ और आउटपुट भी मेरी क्या होती है? 0 होती है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, सर तो ये मेरे 1 ख्याल है 0 पे नहीं जाना है, अब 0 1 पे चले गए लास्ट में। लास्ट में लास्ट में हमने 1 0 पे जाना था और हम किधर चले गए हैं? 0 अच्छा हाँ 1 पे ठीक है, जब 0 पे, नहीं अच्छा 0 1, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 1 1 पे सर 1 0। बिल्कुल ठीक है ठीक है, इधर जाना था। अगर ये तुम इसमें मेरी गलतियां निकाल रहे हो ना तो इसका मतलब है तुम्हें समझ आ गई प्रोसीजर की, जो कि मेरा काम था। ठीक है, तो आई होप कि अब तुम्हें अगर स्टेट टेबल गिवन हो तो तुम स्टेट डायग्राम बना सकते हो। यस सर। ऐसी बात है। ठीक है, अगर स्टेट खुद, कभी कभार होता है ऐसा है कि अगर आउटपुट जो है ना स्टेट खुद होती है तो कोई ये एरो के आगे आउटपुट नहीं आती है। ठीक है ना, फिर एरो के आगे आउटपुट लिखने की जरूरत नहीं होती है। मूरे मॉडल में अक्सर ऐसा भी होता है कि आउटपुट सिर्फ स्टेट पर डिपेंडेंट होती है, तो अक्सर जो है ना आपको देखने में आता है कि 0 0 के साथ स्लैश करके आउटपुट यहीं पर लिख दी जाती है 0 या 1 बार। लेकिन शायद मूरे मॉडल हम पढ़ाएंगे नहीं, बहरहाल उसको छोड़ दो। ठीक है, तो मेरा ख्याल है एनालिसिस में इतना काफी है। एक सर्किट का एनालिसिस नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगा, डी का एक और। ठीक है ना, लेकिन आज की हमारी क्लास खत्म हो गई है। ठीक है, वो अगर आप खुद प्रैक्टिस के लिए अगर करना चाहें, मैं आपको सर्किट दे देता हूँ, आप करके बताइएगा कि आपको, मैं बुक के अंदर कई सर्किट है, मेरे ख्याल है एक ही सर्किट है, एक ही सॉरी फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, डी है और आउटपुट उसकी एक आ गया है उसको आउटपुट को। ठीक है, उन्होंने मतलब आप भी यही लेबल करते, और उसकी दो इनपुट्स हैं। ठीक है, और एक्स और किया गया है और वापस इनपुट में दिया गया है, और एक्स एक्स और वाई पीछे से दिया गया है इसको। ठीक है,
ये बुक की ही बल्कि अगला क्वेश्चन है। एक्स वाई दोनों एक्सऑर हो रहे हैं और फिर ये ए के साथ एक्सऑर हो रहा है और ये इसकी डी ए बन रही है ए एक्सऑर एक्स एक्सऑर वाई, तो ए टी प्लस वन भी यही बन रही है ए एक्स एक्सऑर एक्स एक्सऑर वाई। तो इसकी स्टेट डायग्राम और स्टेट टेबल बना लेना, ठीक है ना। और एक्सऑर होता है ऑड फंक्शन, यानी कि अगर इनपुट जब स्टेट टेबल बनाओगे ना तो स्टेट टेबल में समझ नहीं लगेगी कि आउटपुट या ए टी प्लस वन कैसे लिखें, तो वो ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि ये 3 इनपुट्स है ना, तो इन इनपुट में ऑड नंबर ऑफ वन जब भी अपीयर होंगे तो आउटपुट 1 होगी, ए टी प्लस वन 1 होगा, ठीक है। ठीक है सर। तो और क्लॉक तो होगी होगी इन सब सर्किट्स में। एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज लेक्चर? हमारे लास्ट टाइम रह गया 5 मिनट्स। नो सर, क्लियर है। समझ आई? बाकी लोगों को भी समझ आई जैसे उज़ैर को समझ आई है? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लग रही है कि उज़ैर को आज के लेक्चर की समझ आई है और ये बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि शायद डिजाइनिंग एनालिसिस जो है ना समझाना मुश्किल हो जाए इसके ऊपर। खास तौर पर मुझे स्टेट डायग्राम को मुझे भी शक था कि पता नहीं आप लोगों को समझ आएगी कि नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर अगर 3 फ्लिप फ्लॉप हो जाते तो कितनी स्टेट्स आती सर्किट की? 8 आती। और कितने गोल दायरे बनते? 8 गोल दायरे बनते। और अगर 2 इनपुट्स होती तो फिर क्या होता? ये एक चीज और ले लो जाते जाते, अगर ये 2 इनपुट्स होती और 2 ही स्टेट्स होती तो 4 गोल दायरे बनते, और वो 2 इनपुट्स जिस तरह एक्स और वाई 2 इनपुट्स आ गई हैं तो यूं इकट्ठे कॉम्बिनेशन शो होते, 0 0 पर इधर जा रही है और स्लैश आउटपुट 1 लेट से, ठीक है ना। और 2 इनपुट्स 2 आउटपुट्स का भी कॉम्बिनेशन तो 1 1, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन ये जिस तरह एक्स वाई इनपुट्स आई है ना, अभी ए के साथ आई है, ए एक्स और एक्स वाई, तो आप इनपुट्स के यूं कॉम्बिनेशन लिखते 0 0। और अगर 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स एक ही ट्रांजिशन दिखा रही हो तो कॉमा के साथ आप सेपरेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 0 0 से 0 1 जो है वो 3 इनपुट्स लेकर जा रही हैं, 0 0 भी, 1 0 भी और 1 1 भी, तो आप उनको सेपरेटेड बाय कॉमा लिख देते हैं कि ये इनपुट्स जो है वो सारी की सारी 0 0 से 0 1 की स्टेट तक लेकर जा रही हैं। तो मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन हम शायद जितना प्रैक्टिस करेंगे हमें उतना नई चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज का लेक्चर डिलीवर हो गया अच्छे तरीके से। आप लोग क्विज की तैयारी करें, ज्यादा टेंशन ना लें, लेकिन गो थ्रू अच्छे तरीके से करें। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस एमसीक्यूज के बन जाएंगे, क्योंकि बनाने पड़ेंगे क्योंकि मटेरियल कम है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी टेंशन ना लें, जिस तरीके से आप लोग सीख रहे हैं मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे क्विज भी, ठीक है ना। लेकिन अपने ऊपर रिलाई ज्यादा कीजिएगा, किसी और के ऊपर रहेंगे तो हो सकता है कि फिर आप शक में रहें और अपना काम ना कर सकें, ठीक है। इसलिए तैयारी अपनी करिएगा सब लोग, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना हम इस सेशन को 4 मिनट्स के बाद बाकायदा एंड करते हैं, क्योंकि हमने 11:40 क्लास स्टार्ट की थी और 12:30 होने में 4 मिनट्स रह गए। और ये भी एक हमें पता चल गया कि जो मैंने नया अकाउंट बनाया इस पे 40 मिनट्स की लिमिट नहीं है, तो ये भी अच्छा हो गया। एक ही सेशन में अपलोड कर दिया करूंगा, एक ही गो में। और वॉलंटियर कर लिया करें, ये लोग भी करते हैं अगर इंटरनेट कनेक्शन का मसला ना हो आपका, ठीक है ना। और अटेंडेंस के लिए मैं फिर अगेन बार बार रिपीट करूंगा कि आके लगा दिया करें, चैट में ज़रूर लगाया करें। मेरे दूसरे 2 सेक्शन ने भी कंप्लेन की है, जब अटेंडेंस पोर्टल पे अपलोड हुए तब उनको होश आया है, वरना वो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो आप पहले क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। हालांकि मैं ये सीआर को भी कितनी दफ़ा कहा है, ये आपको मैसेज देता भी होगा, मुझे पता है देता होगा, ठीक है ना। और फिर भी जो है ना लोग कंप्लेन करते हैं कि 8 अटेंडेंस एब्सेंट आई हैं, हम थे। ये पार्टिसिपेशन की स्क्रीन नहीं शो होती है मेरे पास, रिकॉर्डेड में भी नहीं आती, सिर्फ मेरे पास चैट सेव होती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि चैट में अटेंडेंस किया करो, चैट में अटेंडेंस लिखा करो। अब शुरू में आप नहीं आते, एंड पे आप नहीं होते, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से बहुत एफर्ट कर रहे हैं, हर चीज की, हर बंदा एडजस्टमेंट की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो कोई क्वेश्चंस हैं? कितने लोगों को आज का लेक्चर समझ आया? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, दिस इज रियली इनकरेजिंग रेशियो, ठीक है, दैट्स गुड। चलें ठीक है, फिर इस सेशन को एंड करते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट मंडे क्लास में मुलाकात होगी, ठीक है। और क्विज के लिए तैयारी कीजिएगा। बाकी टाइम मुझे एक बता दीजिएगा, सीआर आप टाइम का पे छोड़ा है मैंने, देख लीजिएगा जैसे होता है। ओके, अल्लाह हाफिज।